फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 30 मार्च 2021 को सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल 2021 को भारत के राजपत्र यानी कि गजेट ऑफ इंडिया के थ्रू नोटिफाई कर दिया है। अब यही सीसीएस एनपीएस रूल भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा और ख़ास करके उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिनके डिपार्टमेंट सीसीएस रूल्स को फॉलो करते हैं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिनकी जिनकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद हुई है और जो एनपीएस सिस्टम के तहत कवर्ड हैं, तो उनके लिए अलग से रूल बना दिया गया है। यानी कि उनके लिए जो एनपीएस से संबंधित नियम है उसे अब स्टेबलाइज कर दिया गया है। इससे पहले उन पर भी वही रूल लागू होता था, वही गाइडलाइंस लागू होता था जो कि पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा जारी किया जाता था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सीसीएस एनपीएस रूल 2021 पर एक सीरीज़ की शुरुआत की है और इस सीरीज़ में आपको हर एक जानकारी देने जा रहा हूं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यह वीडियो उस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है फर्स्ट कंट्रीब्यूशन से संबंधित मैंने पहले ही जारी कर दिया है और इस पार्ट में मैं एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूं कि एम्प्लॉई को कितना कंट्रीब्यूशन देना है, यानी कि सस्पेंशन के पीरियड में कंट्रीब्यूशन देना है या नहीं देना है, डेपुटेशन के पीरियड में कंट्रीब्यूशन का क्या होगा, अगर सैलरी एरियर मिलता है तो फिर किस तरह से एम्प्लॉई को कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, प्रोबेशन पीरियड में कंट्रीब्यूशन का क्या होगा और लास्ट डेट जो कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट करने की है इसके लिए क्या टाइम निर्धारित किया गया है और कंट्रीब्यूशन को अपलोड करने के लिए टाइम क्या दिया गया है और लास्ट डे बैंक को भेजने के लिए टाइम क्या दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर क्रेडिट में देरी होता है तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि इससे संबंधित क्या प्रोविज़न किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन बाय द सब्सक्राइबर टू द नेशनल पेंशन सिस्टम रूल 6, तो यानी कि जो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो सीसीएस एनपीएस रूल 2021 के रूल 6 में लिखा हुआ है कि कितना कंट्रीब्यूट करेंगे और जो सारी जानकारी है वो इसी रूल में है। तो आप इसका सब रूल 1 देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। द नेशनल पेंशन सिस्टम शैल वर्क ऑन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेसिस, यानी कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेसिस पर काम करेगी। यानी कि इसमें जो एम्प्लॉई है यानी कि कर्मचारी है या फिर सरकार है, दोनों का शेयर पहले से तय है और उसी हिसाब से दोनों अपना कंट्रीब्यूशन एनपीएस में देगी और उसी हिसाब से दोनों का काटा जाएगा और एनपीएस अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो ये प्रेजेंट में कितना है आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में जो है एम्प्लॉई को 10% अपने एमोल्यूमेंट्स का जमा करना है, यानी कि उनका जो सैलरी बनता है यानी कि उनका जो बेसिक और डीए कंपोनेंट है सैलरी का उसका 10% उनके सैलरी से काटा जाएगा और अकाउंट में डिपॉजिट होगा। और प्रेजेंट में जैसा आप जानते हैं कि 14% सरकार कंट्रीब्यूट करती है, तो 14% सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। तो आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि सस्पेंशन पीरियड यानी कि निलंबन पीरियड में इसका क्या होगा। तो इसके लिए भी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन कंट्रीब्यूशन मे बी मेड बाय द सब्सक्राइबर एट हिज ऑप्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन पीरियड में कर्मचारी के लिए यह कंपलसरी नहीं होगा कि वो अपना कंट्रीब्यूशन नेशनल पेंशन सिस्टम में दे, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो है एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कंट्रीब्यूशन करने का, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि निलंबन पीरियड में आप कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो सरकार भी अपना शेयर जमा नहीं करेगी। तो आप जो आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस बनता है सस्पेंशन पीरियड में, तो अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखते हैं
उस अमाउंट के हिसाब से, तो उतना कंट्रीब्यूशन सरकार भी देगी, नहीं तो सरकार कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। तो जो कंट्रीब्यूशन अगर सस्पेंशन पीरियड में आपने भी कंट्रीब्यूशन दिया है और सरकार ने भी अपने शेयर का कंट्रीब्यूशन उसमें जमा किया है, तो जब सस्पेंशन ख़त्म होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सस्पेंशन पीरियड में जो 50% है वही अमाउंट आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी कि गुजारा भत्ता के रूप में मिलता है, और उसी के आधार पर आपका भी डिडक्शन होता है और सरकार भी उसी सैलरी के हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन जमा करती है। लेकिन जो डिफरेंस अमाउंट है, तो जब सस्पेंशन ख़त्म होता है, जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद अगर सस्पेंशन पीरियड को लीव या फिर ड्यूटी माना जाता है, जिसके लिए लीव सैलरी पेएबल होता है, यानी कि उसके बाद अगर सस्पेंशन को ड्यूटी ट्रीट किया जाता है या फिर लीव ट्रीट किया जाता है, तो जो उस पीरियड का जो इमोल्यूमेंट्स बनता है, इमोल्यूमेंट्स के मतलब मैंने बता दिया है कि इसका मतलब होता है बेसिक प्लस डीए। तो उसके हिसाब से जो शेयर बनेगा, उस अमाउंट पर जो शेयर बनेगा सरकार भी जमा करेगी। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि सरकार अगर आपने अपना शेयर दिया था तो सरकार ने भी जमा किया होगा, और बाद में अगर आपको फुल सैलरी मिलता है तो उसके हिसाब से अब कंट्रीब्यूशन उसमें जमा होना है, तो सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन पे करेगी। तो सरकार कब पे करेगी और कितना पे करेगी? द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू बी डिपोजिटेड एंड द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी डिपोजिटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, यानी कि जो डिफरेंस अमाउंट होता है कि सस्पेंशन पीरियड में जितना सरकार ने जमा किया है और जितना लीव सैलरी के बाद बनता है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपके अकाउंट में सरकार जमा कर देगी अपना कंट्रीब्यूशन, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि देर होने के कारण जो उस अमाउंट पर इंटरेस्ट है वो भी सरकार पे करेगी। तो आपके लिए हर तरह से ये अच्छा ही है कि अपना भी कंट्रीब्यूशन दे, ताकि सरकार भी उसमें मैचिंग कंट्रीब्यूशन देते रहे। और इसके बाद है कि नो कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय सब्सक्राइबर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी वेदर ऑन लीव और अदरवाइज फॉर विच नो पे और लीव सैलरी इज पेएबल, यानी कि अगर कभी मान लीजिए कि आप लीव पर रहते हैं या कभी आप एब्सेंट रहते हैं ड्यूटी से, जिस पीरियड का आपको कोई लीव सैलरी नहीं मिलता है, तो उस पीरियड का आपको कंट्रीब्यूशन भी नहीं देना है, यानी कि आपसे ना तो कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा और ना तो सरकार अपना शेयर उसमें जमा करेगी। इस केस में ध्यान रखिए, लीव या अदरवाइज छुट्टी के कारण जिस पीरियड का आपको सैलरी नहीं मिलता है, जैसे आप यूएल पर रहते हैं तो सैलरी नहीं मिलता है, तो ऐसे केस है, या फिर आप एब्सेंट हैं तो जिस केस में आपको लीव सैलरी नहीं मिलता है तो आपका भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाएगा और सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। तो फिर डेप्यूटेशन में बहुत सारे कर्मचारी डेप्यूटेशन पर जाते हैं, तो उनका क्या होगा? तो सब रूल 4 कहता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांसफर ऑन डेप्यूटेशन टू अ डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट सब्सक्राइबर शैल रिमेन सब्जेक्ट टू दीज रूल्स, यानी कि आप डेप्यूटेशन भी दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप पर यही CCS NPS रूल 2021 लागू होगा और इसी के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन काटा जाएगा और अकाउंट में जमा किया जाएगा, यानी कि आप पर ये रूल तब भी लागू रहेगा जब आप दूसरे डिपार्टमेंट में डेप्यूटेशन पर जाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन है सब रूल 5 में कि कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एरियर्स ऑफ सैलरी, यानी कि बाद में अगर कोई एरियर मिलता है सैलरी का, बकाया मिलता है, तो उस समय किस तरह से कंट्रीब्यूशन तय किया जाएगा। तो रिसीव्ड बाय द सब्सक्राइबर ड्यू टू रिट्रोस्पेक्टिव इंक्रीज शैल बी ट्रीटेड एज कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ फॉर विच द पेमेंट इज मेड, यानी कि जिस महीना में आपको वो एरियर मिलेगा तो उसी महीना में आपके सैलरी से उतना काटा जाएगा, यानी कि उसी महीना का आपका सैलरी माना जाएगा उस एरियर को, और उस पर जो आपका कंट्रीब्यूशन बनेगा वो भी डिडक्ट किया जाएगा और सरकार भी उतना कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट में जमा करेगी। और कोई सब रूल 6 कहता है सब्सक्राइबर शैल कंट्रीब्यूट टुवर्ड नेशनल पेंशन सिस्टम ड्यूरिंग पीरियड स्पेंट अंडर प्रोविजन, यानी कि आप प्रोविजन पीरियड में हैं तो उस पीरियड में भी आपका कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। सब रूल 8 देखिए, द ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर शैल डिडक्ट द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सेंड द बिल टू द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर और चेक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर ऑन और बिफोर 20th डे ऑफ ईच मंथ, यानी कि प्रत्येक महीना की 20 तारीख को जो आपका DDO है वो आपके सैलरी से इसे
इसका डिडक्शन उनको दिखाना पड़ेगा कि कितना अमाउंट काटा गया है। ये 20 तारीख तक ये प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद सब्सक्राइबर में एट हिज ऑप्शन मेक कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट, यानी कि जो PFRDA का रूल है या फिर सरकार के रूल है, तो उसके हिसाब से अपना शेयर आप ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं, ज़्यादा भी डिडक्ट करवा सकते हैं। ये सब रूल 9 कहता है रूल 6 के। अब इसका रूल 10 देखिए कि जैसा कि आपने देखा है कि 20 तारीख तक डिडक्शन दिखाना पड़ेगा कि NPS के हेड में एम्प्लॉय के सैलरी से कितना काटा गया है। और उसमें कहता है कि द पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर और द चेक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर शैल प्रिपेयर एंड अपलोड अ सब्सक्रिप्शन कंट्रीब्यूशन फाइल एंड जनरेट अ ट्रांजैक्शन ID बाय 25th डे ऑफ ईच मंथ, यानी कि 25 तारीख तक उनको ट्रांजैक्शन ID उनको जनरेट कर लेना है सिस्टम में। तो ये काम पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को दिया गया है, 25 तारीख तक इसे पूरा करना है। और इसके लिए लास्ट डेट देखिए जमा करने की जो तारीख दी गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर और द चेक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर एट द केस में भी शैल रेमिट द कंट्रीब्यूशन टू द ट्रस्टी बैंक थ्रू द एक्रीडिटेड बैंक बाय द लास्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ, यानी कि महीने की आखिरी तारीख को उनको उस बैंक में ट्रांसफ़र कर देना है अमाउंट को। और इसके लिए प्रोवाइडेड दैट कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च शैल बी रेमिटेड ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि मार्च का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 अप्रैल को जमा किया जाना है। और इसके थर्ड देखिए, इन केस ऑफ डिले इन क्रेडिटिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण है जानना कि क्रेडिटिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट ऑफ सब्सक्राइबर बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन ड्यू टू फैक्टर्स नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द सब्सक्राइबर, यानी कि जो आपने पहले देखा है कि जो टाइम लिमिट दिया गया है, जो टाइम फिक्स किया गया है, डे फिक्स किया गया है, अगर उस हिसाब से एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन नहीं काटा जाता है और जमा नहीं किया जाता है, लेकिन वहाँ कर्मचारी का कोई भी फॉल्ट नहीं है, उसकी कोई भी गलती नहीं है, तो अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फॉर द डिलेड पीरियड। फिर वही बात है कि जितने दिन का देरी होगी उस पर सरकार को इंटरेस्ट पे करना है उस अमाउंट पर, और वो सरकारी कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में जमा किया जाएगा एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद रूल 8। तो दोस्तों आपने देखा है कि ये पूरा प्रोसीजर है, ये सारे रूल है एम्प्लॉई से संबंधित, सस्पेंशन, डेपुटेशन, ये सारे पीरियड के बारे में इसमें बताया गया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मन में जो कोई डाउट होगा वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। और यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।